बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के दरमियान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई को नया हिटलर करार दिया। दूसरी तरफ इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार यह बात मानी कि सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्कों के साथ इसराइल के खुफिया ताल्लुकात हैं और वो ईरान के खिलाफ इन मुल्कों के साथ काम कर रहे हैं। इस दौरान इजिप्ट की एक मस्जिद में बदतरीन हमला हुआ। इन खबरों के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। इजिप्ट की मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बदतरीन दहशतगर्द हमला, 155 से ज्यादा जाँ बहक। अरब हुकूमतों के साथ खुफिया ताल्लुकात हैं। इस्राएली वजीर आजम ने पहली मर्तबा किया इकरार। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, ईरान के खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं। खामनाई को नया हिटलर करार दिया। सऊदी अरब की पॉलिसियों से मिडल ईस्ट का अमन खतरे में पड़ गया। कतर के वजीर खारिजा ने लगाया इल्जाम। सीरिया की अपोजिशन पार्टियां जेनीवा बातचीत के लिए मिला जुला डेलीगेशन रवाना करेंगी। रियाद मीटिंग में 50 रुकनी कमेटी बनाई गई। तैयब एर्दोगान ने दिया बशार अल असद के साथ ताउन का इशारा। चाइना ने कहा, सीरिया की दोबारा तामीर में मदद करेंगे। आलमी एजेंसियां रोहिंग्यों की वापसी की निगरानी करें। ह्यूमन राइट्स वॉच ने किया मुतालबा। नजरबंदी से रिहाई के बाद हाफिज सईद ने दिया जुमे का खुतबा। हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के लिए नवाज शरीफ को गद्दार करार दिया। मोहन भागवत ने कहा, अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर बनेगा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इजिप्ट के सनाई इलाके में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 155 से ज्यादा है और सैकड़ों लोग जख्मी हैं। मस्जिद में धमाके के वक्त सैकड़ों लोग मौजूद थे। ओहदेदारों ने बताया कि इस हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के हामियों को निशाना बनाया गया। ओहदेदारों ने बताया कि हमला आवरों ने पहले बम धमाका किया और उसके बाद फायरिंग कर दी। यह अफसोसनाक वाकया सिनाई सूबे के दारुल हुकूमत अल एरिश के करीब मस्जिद अर रौजा में पेश आया। ओहदेदारों ने कम से कम 75 लोगों के जख्मी होने की तस्दीक की। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि धमाके के बाद कई एम्बुलेंस गाड़ियां मकाम पर पहुंच गईं और कई जख्मियों को और लाशों को हॉस्पिटल्स पहुंचाया गया। इजिप्ट की सिक्योरिटी फोर्सेस सिनाई इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रही हैं। इस इलाके में पिछले 3 साल में सैकड़ों पुलिस वालों और सिपाहियों को हलाक किया गया है। मिलिटेंट्स ने आमतौर पर अपने हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया है। इसके अलावा उन्होंने चर्चों पर भी हमले किए हैं। खबरों में कहा गया कि धमाके के बाद 4 गाड़ियों में आने वाले बंदूक बरदारों ने नमाजियों पर फायरिंग कर दी। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब एक दिन बाद ही रफा सरहद को 3 दिन के लिए खोला जाने वाला था। रफा गजा की वो सरहद है जो इजिप्ट से मिलती है। जब से 2013 में इख्वानुल मुस्लिमून की मोहम्मद मुर्सी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है, सिनाई इलाके में गड़बड़ के वाकयात पेश आ रहे हैं। 2014 में एक खुदकुश हमले में 31 सिपाहियों के मारे जाने के बाद सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने सिनाई इलाके में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अहम बयान में कहा कि अरब हुकूमतों के साथ इसराइल के खुफिया लेकिन कारामद ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात और आगे बढ़ेंगे और इसके नतीजे में मिडल ईस्ट में अमन पैदा होगा। इसराइली वज़ीर आज़म मुल्क के पहले लीडर डेविड बेन गुरियन की 44वीं बरसी के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्कों के लोग हमसे ताउन करेंगे। इसराइल ईरान के खिलाफ एक महाज बनाने के लिए बाज़ अरब और मुस्लिम मुल्कों के साथ सुलह की ज़रूरत पर जोर देता रहा है। नेतन्याहू ने रिमार्क किया कि अरब मुल्कों से इसराइल के ताल्लुकात एक खुला राज है। पर्दे के पीछे हर वक्त बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। कुछ दिन पहले इसराइल के एक वजीर ने कहा था कि इसराइल के अरब मुल्कों के साथ खुफिया ताल्लुकात हैं, लेकिन सऊदी अरब ने इस बयान को गलत बताया था।
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इन दावों को रद्द कर दिया कि करप्शन के खिलाफ हालिया क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां इख्तिदार पर शिकंजा कसने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों का अंदाजा है कि इस क्रैकडाउन के नतीजे में जो रकम सामने आएगी वो $100 बिलियन होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने उनसे वफादारी का अहद किया था और इस्लाहात की तायीद की थी। प्रिंस मोहम्मद ने कहा कि उन्हें शाही खानदान की कई अहम शख्सियतों का साथ हासिल है। प्रिंस मोहम्मद ने यह भी कहा कि हमारे मुल्क ने 1980 के दहर से आज तक करप्शन की वजह से काफ़ी कुछ झेला है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से सिर्फ 1% ने ही अपनी बेगुनाही साबित की है। उन्होंने कहा कि करप्शन को पूरी तरह से ख़त्म करना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस मुहिम से यह इशारा मिलेगा कि कोई बच नहीं सकता। सऊदी अरब में एतदाल पसंद और रवादार इस्लाम को बढ़ावा देने के बारे में उनके रिमार्क्स के बारे में सवाल का जवाब देते हुए प्रिंस मोहम्मद ने कहा कि आप ये ना लिखें कि हम इस्लाम की नई तशरीह कर रहे हैं, बल्कि हम इस्लाम की बुनियादी शक्ल को बहाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बुनियाद हज़रत मोहम्मद सल्लम की तालीमात हैं, जिस पर 1989 से पहले सऊदी अरब में अमल किया जाता था। उन्होंने कहा कि उस दौर में सऊदी अरब में म्यूज़िक थिएटर्स होते थे, मर्द और औरत मिलकर रह सकते थे और ईसाइयों और यहूदियों का एहतराम था। उन्होंने कहा कि मदीना में सबसे पहली कमर्शियल जज एक औरत थी। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि वो सही वक्त पर एक सही आदमी हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब एक इत्तेहाद बना रहा है जो ईरान के खिलाफ खड़ा होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट में वो एक नए हिटलर हैं। उन्होंने कहा कि हमने यूरोप से सीखा है कि खुशामद से काम नहीं बनता, हमें ईरान में एक नया हिटलर नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वो सब कुछ दोहराया जा सकता है जो यूरोप और मिडल ईस्ट में हुआ है। सऊदी अरब में इस्लाहात के ताल्लुक से एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे उस दिन से डर लगता है जब मेरे जहन में मौजूद चीज़ों को मैं किए बगैर मर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाने का इरादा रखता हूं। क्राउन प्रिंस ने दावा किया कि यमन जंग सऊदी अरब के हक में जा रही है। उन्होंने ये दावा भी किया कि सऊदी अरब के इत्तेहादियों का यमन के 85% इलाके पर कंट्रोल है। सऊदी अरब के दारुल रियाद में सीरिया के अपोजिशन लीडर्स की एक मीटिंग हुई, जिसमें एक 50 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला किया गया। 3 दिन तक जारी रहने वाली इस मीटिंग के बाद एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों और जेनीवा डिक्लेरेशन की बुनियाद पर सीरिया बहरान का सियासी हल तलाश करने के लिए अपोजिशन को एक करना है। जेनीवा डिक्लेरेशन 2012 में मंजूर किया गया था, जिसमें सीरिया में एक उबूरी गवर्निंग बॉडी बनाने पर जोर दिया गया था, जिसे तमाम इख्तियारात हासिल होने चाहिए। यह भी कहा गया था कि इस बॉडी में सीरिया की मौजूदा हुकूमत के अरकान भी शामिल हो सकते हैं। अपोजिशन लीडर्स ने सीरिया के इत्तेहाद और उसकी रंग बिरंगी तहजीब को बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि सीरिया के इदारों की भी हिफाजत होनी चाहिए और उन लोगों को जवाबदेह बनाना चाहिए जिन्होंने सीरिया के अवाम के साथ जंगी जराइम किए हैं। मीटिंग में हिस्सा लेने वालों ने एक उबूरी अथॉरिटी बनाने के लिए सीरिया की हुकूमत के साथ सीधे बातचीत से इत्तेफाक किया, लेकिन उन्होंने इस शर्त पर बातचीत से इत्तेफाक किया कि सदर बशार अल असद और उनकी हुकूमत उबूरी अथॉरिटी के काम करने से पहले ओहदा छोड़ दे। अपोजिशन की इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत के लिए कायदों और दायरेकार को मंजूरी दी गई। सीरियन एयरफोर्स से बगावत करने वाले कर्नल इस्माइल अयूब ने अरब न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि कुर्द और तुर्कमान लीडर्स ने शिकायत की कि उन्हें मुनासिब नुमाइंदगी नहीं दी गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सीरियन अपोजिशन की सबसे कामयाब कॉन्फ्रेंसों में से एक है। सीरियन नेशनल काउंसिल के रुकन अहमद रमदान ने कहा कि अब हुकूमत को चाहिए कि वो संजीदगी का मुजाहरा करे। रियाद कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन पार्टियों ने फैसला किया कि वो जेनीवा बातचीत के लिए एक मिला जुला डेलीगेशन रवाना करेंगी। सऊदी अरब की कोशिशों से सीरियन अपोजिशन की ये मीटिंग हुई। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अब तक सीरिया बहरान को ख़त्म करने के लिए कई दौर की बातचीत रखी गई है। सीरिया में मार्च 2011 से जारी जंग में 3,33,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और लाखों बेघर हुए हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 4 जनवरी को ईरान और तुर्की के लीडर्स के साथ एक छोटी मुलाकात की थी, जिसमें सीरिया बहरान के सियासी हल पर गौर किया गया था। उससे एक दिन पहले सीरिया के सदर बशार अल असद ने अचानक रशिया का दौरा करते हुए पुतिन से मुलाकात की थी। ये सरगर्मियां एक ऐसे वक्त हो रही हैं जब सीरिया और इराक में ISIS को फैसलाकुन शिकस्त हो चुकी है। चाइना ने कहा कि वो सीरिया में दोबारा तामीर की कोशिशों में मदद करेगा। 6.5 साल से जारी जंग की वजह से सीरिया तबाह ताराज हो गया है। चाइना की वजीर खारजा वांग यी ने सीरिया के सदर बशार अल असद की एक नुमाइंदा से मुलाकात करते हुए ये बात कही। बशार अल असद की नुमाइंदा बुतैना शाबान ने चाइना का दौरा किया और चाइना के ओहदेदारों से मुलाकातें की।
तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इशारा दिया है कि वो सीरिया के सदर बशार अल असद के साथ ताउन कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने बशार अल असद के साथ ताल्लुकात में बरसों से जारी तलखियों को खत्म करने का इशारा दिया। तैयब एर्दोगान ने बशार अल असद के साथ ताउन और राब्ते के बारे में पूछे जाने पर कहा कि सियासी दरवाजे आखिरी लम्हे तक खुले होते हैं। एर्दोगान का यह बयान तुर्की के मशहूर अखबार हुर्रियत डेली और दूसरे अखबारात में आया है। हिजबुल्लाह ने साद हरीरी के लबनान वापस आने पर खुशी का इजहार किया है। हिजबुल्लाह के पार्लिमानी ग्रुप की एक मीटिंग हुई जिसमें लबनान के हालिया वाकयात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। हाल ही में साद हरीरी लबनान से वापस हुए थे और अपना इस्तीफा मुलतवी कर दिया था। उन्होंने कुछ दिन पहले सऊदी अरब से अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि सऊदी अरब की पॉलिसियों से मिडल ईस्ट का अमन इस्तेहकाम खतरे में पड़ गया है। उन्होंने लंदन में दहशतगर्दी के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो इंतहा पसंदी से मुतासरा खित्ते से आए हैं। मिडल ईस्ट किसी ज़माने में अमन का खित्ता था, लेकिन बदकिस्मती से उसे दहशतगर्दों और डिक्टेटर्स का खित्ता बना दिया गया जहाँ इंतहा पसंदी पनप रही है। सऊदी अरब की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि खित्ते में दहशतगर्दी की असल वजह इंसाफ का ना होना, जुल्म और डिक्टेटरशिप है। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि यमन में इंसानी बहरान के लिए सऊदी अरब सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यमन में सियासी अमल रुका हुआ है और सूरत हाल बद से बदतर हो गई है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि रियाद लबनान के वज़ीर आज़म साद हरीरी पर इस्तीफ़े के लिए दबाव डाल रहा है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की पॉलिसियों के नतीजे अच्छे नहीं निकले हैं। कतर के वज़ीर ने सऊदी इत्तेहाद और कतर के दरमियान कई महीनों से जारी बहरान के लिए रियाद को जिम्मेदार ठहराया। कतर के वज़ीर ने कहा कि सऊदी अरब की आखिर किस पॉलिसी के अच्छे नतीजे निकले हैं। खित्ते के लिए इन पॉलिसियों के हमेशा उल्टे नतीजे निकले। इराक की सरकारी फौजों ने सीरिया सरहद के करीब रेगिस्तानी इलाकों में आईएस के बचे कुछ मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी। इस ऑपरेशन में छुपे हुए मिलिटेंट्स को तलाश किया जा रहा है, जिसमें इराकी फौज, पुलिस और वॉलंटियर फोर्स हशद शाबी हिस्सा ले रहे हैं। एक न्यूज़ एजेंसी ने फौजी अहदेदारों के हवाले से कहा कि इस ऑपरेशन में इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि बचे कुछ दहशतगर्द रेगिस्तानी इलाके में गायब न हो जाएं, क्योंकि ऐसा होने की सूरत में वो दोबारा फिर से हमले कर सकते हैं। इस दौरान इराक के वज़ीर आज़म हैदर अल अब्बादी ने कहा कि आईएस को शिकस्त हो गई है, लेकिन हम फतेह का कतई ऐलान रेगिस्तानी इलाकों में लड़ाई में जीत के बाद करेंगे। ट्यूनिस के अरकान पार्लियामेंट ने ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ अरब लीग के हालिया बयान की मजम्मत की है और ट्यूनिस की हुकूमत से कहा है कि वो इस करारदाद की तायद वापस ले ले। पिछले इतवार को अरब लीग की एक अहम मीटिंग काहिरा में हुई थी, जिसके बाद ईरान पर अरब मुल्कों में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम लगाया गया था और हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया था। ट्यूनिस के 41 अरकान पार्लियामेंट ने अपनी दस्तखत से एक बयान जारी करते हुए हुकूमत से कहा कि वो इस करारदाद और बयान की तायद न करे। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे पद्मावती के खिलाफ एहतजाज के लिए एक शख्स ने जयपुर के किले में खुदकुशी कर ली। आप देख रहे हैं दुनिया भर से, मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इजिप्ट की मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बदतरीन दहशतगर्द हमला, 155 से ज्यादा जाँ बहक। अरब हुकूमतों के साथ खुफिया ताल्लुकात हैं, इस्राएली वजीर आजम ने पहली मर्तबा किया इकरार। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ईरान के खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं, खामेनेई को नया हिटलर करार दिया। सऊदी अरब की पॉलिसियों से मिडल ईस्ट का अमन खतरे में पड़ गया, कतर के वजीर खारिजा ने लगाया इल्जाम। सीरिया की अपोजिशन पार्टियां जेनीवा बातचीत के लिए मिला जुला डेलीगेशन रवाना करेंगी। रियाद मीटिंग में 50 रुकनी कमेटी बनाई गई। तैयब एर्दोगान ने दिया बशार अल असद के साथ ताउन का इशारा। चाइना ने कहा सीरिया की दोबारा तामीर में मदद करेंगे। आलमी एजेंसियां रोहिंग्यों की वापसी की निगरानी करें, ह्यूमन राइट्स वॉच ने किया मुतालबा।
نظر بندی سے رہائی کے بعد حافظ سعید نے دیا جمعے کا خطبہ، ہندوستان کے ساتھ دوستی کے لیے نواز شریف کو غدار قرار دیا۔ موہن بھاگوت نے کہا ایودھیا میں صرف رام مندر بنے گا۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو افغانستان کے ایک دینی مدرسے پر راکٹ حملے میں کم سے کم 20 لوگ ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا کہ طالبان کے ارکان وردک صوبے میں واقع اس مدرسے میں پناہ لیے ہوئے تھے جسے ہوائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ وردک صوبے کے گورنر کے ترجمان نے بتایا کہ اس حملے میں کوئی سویلین ہلاک نہیں ہوا اور حملے سے پہلے مدرسے میں پڑھنے والے تمام بچے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ حالیہ مہینوں میں امریکی اتحاد نے افغانستان میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ دوسری طرف طالبان اور آئیس ملیٹنٹس نے بھی اپنی کارروائیوں میں شدت پیدا کر دی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل القدس سے یروشلم میں نسل کشی کر رہا ہے تاکہ شہر میں آبادی کا تناسب اپنے حق میں کیا جائے۔ مڈل ایسٹ آئی نے انسانی حقوق کارکنوں، ریسرچرز اور تجزیہ کاروں کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا کہ تل ابیب القدس یا یروشلم کے فلسطینیوں کو باہر کرنا چاہتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے عالمی ایجنسیوں سے کہا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کی میانمار میں واپسی کے عمل کی نگرانی کریں۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ بنگلہ دیش اور میانمار نے روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کے بارے میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا کہ جب تک روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کی عالمی نگرانی نہیں کی جائے گی اور ان کی حفاظت کو یقینی نہیں بنایا جائے گا، روہنگیا مسلمانوں کے لیے خطرے برقرار رہیں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی یونائیٹڈ نیشنز سے کہا ہے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کی واپسی کے عمل میں شامل ہو۔ زمبابوے کے سابق نائب صدر ایمرسن منگاوا زمبابوے کے نئے صدر بن گئے ہیں۔ انہوں نے ہرارے میں اپنے عہدے کا حلف لیا۔ حال ہی میں ایمرسن منگاوا کو برطرف کرنے کے بعد ہی فوج نے 37 سال سے حکومت کرنے والے رابرٹ موگابے کے خلاف بغاوت کر دی تھی جس کے نتیجے میں انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ ایمرسن نے حلف لینے کے بعد کہا کہ وہ زمبابوے کے تمام شہریوں کی خدمت کریں گے۔ پاکستان کے پشاور شہر میں ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ہیڈ کوارٹر اشرف نور اور ان کا سیکیورٹی گارڈ پشاور کے حیات آباد علاقے میں دھماکے میں ہلاک ہوئے۔ اس واقعے میں 2 گارڈ زخمی ہوئے۔ لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ کے لیڈر حافظ سعید نے اپنی رہائی کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے غدار قرار دیا۔ حافظ سعید کو ہندوستان 2008 کے ممبئی دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ بتاتا ہے۔ جماعت الدعوہ لیڈر کے سر پر امریکہ نے $10 ملین کا انعام مقرر کیا ہے۔ حافظ سعید نے رہائی کے بعد جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ حافظ سعید کو جنوری میں نظر بند کیا گیا تھا جب نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ بعد میں انہیں پاناما پیپرز کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑا۔ حافظ سعید نے کہا کہ نواز شریف پوچھتے ہیں کہ انہیں عہدے سے کیوں ہٹایا گیا۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ انہوں نے مودی کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے پاکستان سے غداری کی ہے۔ جماعت الدعوہ کے لیڈر نے ہندوستان کے خلاف اپنی جارحانہ بیان بازیاں جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر کاز کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے۔ حافظ سعید کو ایک ایسے وقت رہا کیا گیا ہے جب ممبئی میں 26/11 حملوں کے 9 سال پورے ہوئے ہیں۔ حافظ سعید نے کہا کہ میں کشمیریوں کے لیے لڑتا ہوں، میں کشمیریوں کی آزادی کی لڑائی میں ان کا ساتھ دوں گا۔ پاکستان کے ایک عدالتی بورڈ نے 2 دن پہلے ہی حافظ سعید کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ کیا فلم پدماوتی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایک شخص نے خودکشی کر لی؟ جے پور کے مہر گڑھ قلعے سے ایک شخص کی لاش لٹکی ہوئی پائی گئی اور اس کے قریب ایک چٹان پر جو لکھا ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس موت کا تعلق پدماوتی معاملے سے ہو سکتا ہے۔ اس چٹان پر لکھا ہے ہم صرف پتلے نہیں لٹکاتے۔ اس شخص کی پہچان 40 سالہ چیتن سائنی کی حیثیت سے کی گئی جو اپنے گھر سے جویلری اور ہینڈی کرافٹ کا کام کرتا تھا۔ سائنی جمعرات کی دوپہر اپنے گھر سے روانہ ہوا اور آخری بار شام 5:30 بجے اپنی بیوی سے فون پر بات کی۔ پولیس اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے۔ RSS چیف موہن بھاگوت نے ایودھیا میں رام مندر بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہاں صرف رام مندر بنے گا، کوئی اور ڈھانچہ نہیں۔ کرناٹک کے اوڈیپی میں 2000 سے زیادہ ہندو سنتوں، شنکراچاریوں اور VHP لیڈرز کی دھرم سنسد سے خطاب کرتے ہوئے بھاگوت نے کہا کہ اس بارے میں کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے کہ ایودھیا میں صرف رام مندر بنے گا، ہمارے لیے یہ آستھا کا معاملہ ہے۔ RSS چیف نے کہا کہ کئی سال کی کوششوں اور قربانیوں کے بعد رام مندر کی تعمیر ممکن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایودھیا کے اس مقام پر ویسا ہی عظیم مندر بنے گا جیسا پہلے ہوا کرتا تھا۔ ہندو تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ ایودھیا میں جس جگہ بابری مسجد تھی وہیں رام پیدا ہوئے تھے۔ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کے سپہ سالار میر باقی نے 16ویں صدی میں بابری مسجد بنائی تھی جسے 6 دسمبر 1992 کو ہندو جنونیوں نے پورے ملک سے جمع ہو کر ڈھا دیا تھا۔
اس میٹنگ میں رام مندر کے علاوہ ذات پات کے مسئلے اور ہندو سماج میں اتحاد اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے بارے میں غور ہوا۔ موہن بھاگوت نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب آرٹ آف لیونگ کے بانی روی شنکر بابری مسجد رام جنم بھومی مسئلے کو اتفاق رائے سے حل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایسے ہی رام مندر کی بات ہے، اتنے ورشوں کے پریاسوں سے، اتنے بلیدانوں کے پشچات، ستت لگے رہنے کے پشچات آج اس کی استھتی ہے کہ لگتا ہے کہ پاس میں ہے۔ کورٹ میں ایک معاملہ چل رہا ہے، ہماری مانگ تو جج ہی رہے، ہم کچھ نہیں بولے تو بھی ہم نے دھرم سنسدیا وشو ہندو پریشد کہا تو سامانیہ آدمی ارے رام مندر والے ایسے بولیں گے، اتنا ہم اس وشے کے ساتھ ایک روپ ہے۔ رام جنم بھومی پر رام مندر ہی بنے گا اور کچھ نہیں بنے گا، وہی بنے گا، اسی پراروپ میں بنے گا، انہی پتھروں سے بنے گا اور انہی کی اگوائی میں بنے گا جو اس کا جھنڈا اٹھا کر گت 20-25 ورشوں سے چلتا ہے۔ پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن 15 دسمبر سے شروع ہوگا اور 5 جنوری کو ختم ہوگا۔ گجرات اسمبلی الیکشنز کی وجہ سے یہ سیشن دیر سے ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی صدارت میں پارلیمانی معاملات سے متعلق کیبنٹ کمیٹی نے اپنی ایک میٹنگ میں سیشن کی تاریخوں کو طے کیا۔ اتر پردیش میں واسکو ڈا گاما پٹنہ ایکسپریس پٹری سے اتر گئی۔ اس حادثے میں کم سے کم 3 لوگ ہلاک ہو گئے اور 9 زخمی ہوئے۔ چترکوٹ کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے بتایا کہ بہار کے بیٹیا ضلع سے تعلق رکھنے والے باپ بیٹے کی جوڑی فوری ہلاک ہو گئی، جبکہ ایک تیسرے شخص نے ہاسپٹل میں دم توڑا۔ ایک زخمی کی حالت نازک ہے جسے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ 7 دوسرے زخمیوں کا بھی مانک پور میں علاج ہو رہا ہے۔ یہ حادثہ صبح 4:18 پر پیش آیا۔ یہ ٹرین پٹنہ جا رہی تھی اور مانک پور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 2 سے روانہ ہونے کے کچھ دیر بعد ہی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لا اینڈ آرڈر اننت کمار نے بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریلوے پٹریاں ٹوٹ گئی تھیں جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے بعد فوری ایک میڈیکل ٹیم مقام پر بھیجی گئی۔ عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں اور مرنے والوں اور زخمیوں کے لیے ایکس گریشیا کا اعلان کیا گیا ہے۔ کرکٹ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم ہندوستان کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اپنی پہلی اننگز میں 205 پر آؤٹ ہو گئی۔ جس وقت کھیل ختم ہوا ہندوستان نے 1 وکٹ کھو کر 11 رنز بنائے۔ مرلی وجے اور چھٹیشور پجارا 2-2 پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ ہندوستان کی طرف سے ایشانت شرما، اشون اور جڈیجا نے اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا اور لنکن بیٹسمینوں کو سنبھلنے نہیں دیا۔ سری لنکا کی طرف سے کیپٹن دنیش چاندیمل نے سب سے زیادہ 57 رنز بنائے۔ روی چندرن اشون نے 67 رنز دے کر 4 وکٹ لیے۔ ایشانت شرما اور رویندر جڈیجا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہندوستانی اوپنر کے راہل اننگز کے چوتھے اوور میں 7 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ کولکتہ میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ ڈرا ہو گیا تھا۔ 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ ناگپور میں کھیلا جا رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں۔ شہر حیدرآباد میں پہلی بار ملکہ فرنیچر پر فاروق اشرف کی جانب سے فرنیچر کے 10 آئٹمز ڈبل ڈور الماری کے ساتھ صرف 15,500 میں۔ مہاراجہ فرنیچر سٹائل یا ڈیکولیم فرنیچر کے 10 آئٹم صرف 15,500 میں۔ اس سے زیادہ کی خریداری پر بستر کا مکمل سیٹ اور ایک ڈبل ڈور کی الماری مفت حاصل کیجیے۔ 45,000 سے زیادہ کی خریداری پر سلیپ ریلیکس میٹریسز 3 سال کی وارنٹی کے ساتھ۔ ڈبل ڈور الماری مفت حاصل کیجیے۔ بکنگ کھلی ہے۔ ملکہ فرنیچر، وولٹا ایکس روڈ، حیدرآباد۔ ایجپٹ کی مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران بدترین دہشت گرد حملہ، 155 سے زیادہ جاں بحق۔ عرب حکومتوں کے ساتھ خفیہ تعلقات ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نے پہلی مرتبہ کیا اقرار۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا ایران کے خلاف اتحاد بنا رہے ہیں، خامنہئی کو نیا ہٹلر قرار دیا۔ سعودی عرب کی پالیسیوں سے مڈل ایسٹ کا امن خطرے میں پڑ گیا، قطر کے وزیر خارجہ نے لگایا الزام۔ سیریا کی اپوزیشن پارٹیاں جنیوا بات چیت کے لیے ملا جلا ڈیلیگیشن روانہ کریں گی، ریاض میٹنگ میں 50 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔
طیب اردوان نے دیا بشار الاسد کے ساتھ تعاون کا اشارہ، چائنا نے کہا سیریا کی دوبارہ تعمیر میں مدد کریں گے۔ عالمی ایجنسیاں روہنگیوں کی واپسی کی نگرانی کریں، ہیومن رائٹس واچ نے کیا مطالبہ۔ نظر بندی سے رہائی کے بعد حافظ سعید نے دیا جمعے کا خطبہ، ہندوستان کے ساتھ دوستی کے لیے نواز شریف کو غدار قرار دیا۔ موہن بھاگوت نے کہا ایودھیا میں صرف رام مندر بنے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔